किसी प्लेन क्रैश के बाद अगर कोई जिंदा बच जाए तो आप उसे उसकी किस्मत कहेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति में 72 दिन गुजार ले जहां जिंदगी मौत से बदतर हो जाए और मौत को गले लगाना भी उसे आसान हो, तो क्या आप ऐसी हालातों से लड़कर वापस आने वाले को किस्मत वाला ही कहेंगे? दोस्तों, अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं या फिर जिनका कोई एम या मकसद होता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत हो या चाहे बात जान पर ही क्यों ना आ जाए, ऐसे लोगों के साहस के आगे भगवान को भी अपना लिखा मिटाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में है जिनकी हिम्मत के आगे भगवान ने भी शायद अपना फैसला बदल लिया था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये कहानी है उन 45 लोगों की जिन्होंने हवाई यात्रा के लिए एक ऐसे एरोप्लेन को चुना था जिनकी उड़ान तो सस्ती थी लेकिन हालत बहुत जर्जर थी। दरअसल इन 45 लोगों को चिली में एक रग्बी मैच को अटेंड करना था, लेकिन वहां तक जाने के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये एक अच्छी कंडीशन का प्लेन हायर कर सके। इसलिए इन्होंने फेयर चाइल्ड F227D नाम के एक विमान को हायर किया जो काफी पुराना और बेकार हालत में था, लेकिन इन्हें काफी सस्ते में पड़ रहा था। सो फाइनली 12 अक्टूबर 1972 को 45 लोगों ने साउथ अमेरिकी देश चिली जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि अनन फनन में लिया गया यह फैसला उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। खैर, प्लेन ने उड़ान भरी और सफर की शुरुआत हो गई। अभी कुछ ही घंटे की उड़ान पूरी हुई होगी तो अचानक से मौसम खराब होने लगा। पायलट ने मौसम के मिजाज को समझा और प्लेन को सेफ जगह लैंड करवाना बेहतर समझा। प्लेन को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करवाया गया था, जहां लगभग 24 घंटे के इंतजार के बाद भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। मौसम की खराबी इस बात का तो इशारा कर रही थी कि इस प्लेन के साथ आगे का सफर जोखिम भरा है, क्योंकि इस प्लेन की हालत ऐसी नहीं थी कि ये तूफान और खराब मौसम का सामना कर सके। लेकिन चिली पहुंचना भी उन लोगों के लिए उतना ही जरूरी था, क्योंकि ये मैच शायद उनकी जिंदगी बदल सकता था। इसलिए फिर से एक बार जहाज ने उड़ान भरी और अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। लेकिन अभी कुछ ही दूरी का फासला तय हुआ था कि अचानक से प्लेन में झटके लगने शुरू हो गए। तभी खराब मौसम और विजिबिलिटी लो होने की वजह से पायलट को लगा कि जैसे उसके सामने कोई एयरपोर्ट है और उसने तुरंत प्लेन को नीचे की तरफ मोड़ दिया। लेकिन असल में वह कोई एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि दो पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी। पायलट की गलती की वजह से अब उनका प्लेन दो पहाड़ियों के बीच जा चुका था, और जिस पायलट ने एयरपोर्ट समझने की भूल की थी, हालांकि पायलट ने अपनी गलती को सुधारने के लिए पूरी कोशिश की और प्लेन को एक बार फिर ऊपर कर दिया, लेकिन तेज स्पीड और खराब मौसम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। प्लेन को अचानक से ऊपर की ओर मोड़ने पर उसका अगला हिस्सा तो ऊपर की ओर उठ गया, लेकिन पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराया और टूट गया, जिसकी वजह से प्लेन ने अपना आपा खो दिया और नीचे गिरने लगा। इस समय प्लेन लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां से वह पूरी तरह बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिर रहा था। अभी जहाज के पिछले हिस्से के टूट जाने की वजह से नीचे गिर ही रहा था कि अचानक ये पहाड़ की एक चट्टान से भी टकराया, जिसके बाद तो इसके परखच्चे ही उड़ गए। प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए, बिखर गए थे। अब केवल इसका आगे का हिस्सा ही बचा हुआ था, जो बर्फ की किसी अनजान पहाड़ी पर जा गिरा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस पूरी घटना के दौरान प्लेन में बैठे लोगों की क्या हालत रही होगी। बताया जाता है कि जिस समय ये जहाज गिरा उस समय इसमें मौजूद 14 लोग उसी समय मर गए थे। वहीं बाकी बचे हुए लोगों को बेहद गंभीर चोटें आई थी। बचे हुए लोग भी इस कदर जख्मी थे कि जिन्हें देखकर कोई भी इन्हें मरा हुआ ही समझता। टूटा हुआ जहाज, बिखरी हुई लाशें, एक अनजान पहाड़ी, दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ और उसमें हाथ कपा देने वाला तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। मानो उस दिन उन पर कोई कयामत ही टूट पड़ी। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस हादसे ने अंदर तक तो हिला दिया था, लेकिन उनके हौसलों को तोड़ नहीं पाए। जैसे ही वो लोग अपने होश में आए तो सबसे पहले एक दूसरे को संभाला और घायल लोगों को फर्स्ट एड दी। लेकिन
अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि खुद को इन जानलेवा मौसम से कैसे बचाया जाए। इन लोगों को ये उम्मीद तो थी कि कोई न कोई इनकी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन तब तक खुद को इन विपरीत परिस्थितियों में किसी तरह बचाए रखना होगा। इसीलिए सबसे पहले बचे हुए लोगों ने अपने आप को प्लेन के बचे हुए हिस्से के अंदर छुपाया ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने प्लेन के टूटे फूटे टुकड़े और बाकी बचे हुए सामान से प्लेन के बीच वाले हिस्से को ढक दिया और जैसे तैसे अपनी पहली रात गुजारी। लेकिन अगली सुबह तक तेज सर्दी के चलते 5 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और एक व्यक्ति जिसका नाम नांदो था वह कोमा में चला गया था। इन 45 लोगों में से कई लोग ऐसे भी थे जो अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। नांदो भी उन्हीं में से एक था, जिसके साथ उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। माँ पहले ही मर चुकी थी और बहन की हालत भी लगभग बाकियों की जैसी ही थी। कई लोग ऐसे भी थे जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि कोई हमें गोली मार दो ताकि इस दर्द से छुटकारा मिल सके। लगभग 20 से 25 लोग अभी भी जिंदा थे जो किसी उम्मीद के सहारे जहाज के आसपास अपनी कोशिशों को आजमा रहे थे ताकि कहीं से कोई मदद मिल जाए। लेकिन किस्मत ने उनका साथ यहाँ भी नहीं दिया, क्योंकि बर्फ से ढके एक पहाड़ पर सफेद रंग के जहाज को देखना वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज के लिए काफी मुश्किल था। ऊपर से एक ऐसी जगह में हादसे जहां दूर दूर तक किसी के होने या ना होने का कोई नामो निशान तक नहीं था। मदद की उम्मीद के बीच ये लोग अगले 10 दिनों तक ऐसे ही रहते रहे और जो कुछ भी प्लेन में मौजूद था उसके सहारे अपना पेट भरते रहे। लेकिन लोगों के मरने का सिलसिला अभी तक जारी था। पर्याप्त भोजन की कमी और सही ट्रीटमेंट का ना मिलना और ठंड के कारण लोग अब एक एक करके अपना दम तोड़ रहे थे, जो कहीं न कहीं उस विमान में जिंदा बचे लोगों की हिम्मत भी तोड़ रहे थे। इधर नांदो को भी होश आने लगा और वो कोमा से बाहर आ गया, लेकिन उसकी माँ पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके होश आने के बाद उसकी बहन ने भी उसके आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें ली। दिन यूं ही बीतते गए और प्लेन में जो कुछ भी बचा था अब खत्म हो चुका था। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। हालत ये थी कि उनके सामने अब मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तब भी नांदो ने बाकी बचे हुए लोगों को एक सुझाव दिया कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो अब उन लोगों को अपने मरे हुए साथियों का ही मांस खाना होगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा रास्ता केवल मौत थी। नांदो की इस बात का कई लोगों ने विरोध किया और इस बात को लेकर दो पक्षों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन इन्हीं सब में अब 17 दिन बीत चुके थे और मदद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अब जिंदा रहने के लिए या तो उन्हें मांस खाना जरूरी था या फिर घुट घुट कर अपनी मौत का इंतजार करना। तो फाइनली ना चाहते हुए भी उन लोगों ने पहला ऑप्शन चुना। अब पेट का इलाज तो उन लोगों ने ढूंढ लिया था, लेकिन किस्मत इन लोगों का अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए तो अचानक से वहां पर एक बर्फ का तूफान पैदा हो गया, जो इतना भयानक था कि इसने वहां पड़े हुए जहाज को कई मीटर और दूर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह तूफान उनके जहाज को काफी दूर लेकर चला जाएगा। ये तूफान 3 दिनों तक जारी रहा, जिसके कारण उनके 8 साथी और मारे गए। आखिरकार तूफान थमा और ये लोग प्लेन से एक बार फिर बाहर निकले। लेकिन मुसीबत ने जैसे कसम खाई थी कि उन्हें तोड़कर ही रहेगी। इतने दिनों बाद वहां धूप निकली, वो भी इन लोगों के लिए एक नई आफत लेकर आई। इतने दिनों बाद निकली चमकती धूप में सेब बर्फ उनकी आंखों में इस कदर चुभ रही थी कि मानो उनकी आंखों में कोई कुछ छुपा रहा हो। फाइनली इन लोगों ने फैसला किया कि अब यहाँ से किसी को निकलना होगा और मदद ढूंढनी होगी, क्योंकि यहाँ रहते हुए मदद का इंतजार करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। इसलिए उनमें से कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़े, लेकिन बर्फ पर चलना उनके लिए एक अलग ही मुसीबत थी। मुश्किल हालातों के सामने करते करते अब ये लोग इतने मजबूत हो गए थे कि उन्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाती थी। पेट के लिए मुर्दा खाने से लेकर धूप के लिए चश्मे और बर्फ में चलने के लिए जूते का जुगाड़ उन लोगों ने वहां की मौजूद चीजों से बना लिया था। फाइनली मदद ढूंढने निकले इन लोगों को उनके ही प्लेन का एक दूसरा हिस्सा मिल गया, जिसमें उन्होंने एक बैटरी निकाली ताकि रेडियो को फिर से चालू किया जा सके। लेकिन
इसमें भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे ही लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे हर सांस आखिरी सांस हो। अब लगभग 15 ही लोग ऐसे थे जो जिंदा बचे थे, जिनमें से एक नांदो भी था। नांदो ने फिर एक बार सुझाव दिया कि शायद अब हमें कोई बचाने नहीं आएगा, बल्कि हमें ये जगह छोड़नी होगी और पैदल ही चिली तक पहुंचना होगा। नांदो के दिमाग में ये ख्याल यूं ही नहीं आया, लेकिन अब तक उन्हें मदद का इंतजार करते करते 60 दिन यानी 2 महीने बीत चुके थे। तो सभी ने इसका समर्थन किया कि नांदो और उसके साथ 2 और लोग इस काम को अंजाम देंगे। उन लोगों को उम्मीद थी कि वो चिली से ज्यादा दूर नहीं होंगे। खैर, इतनी भयानक स्थिति में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किस्मत भी इनका साथ देने वाली थी, क्योंकि एक अनजान सफर पे निकले नांदो और उसके साथी चिली से महज 60 से 70 किलोमीटर की ही दूरी पे थे। नांदो और उसके 2 साथी दिन रात पैदल चलते रहे, लेकिन ना कोई मदद और ना ही कोई मदद के नाम पर उम्मीद उनके हाथ लगी। इससे हार कर एक साथी तो वापस ही लौट गया, लेकिन नांदो ने हार नहीं मानी और अपना सफर 8 दिनों तक जारी रखा। फिर वो हुआ जिसका सपना ये लोग पिछले 2 महीने से देख रहे थे। इन लोगों को एक आदमी मिला जिसको इन लोगों ने अपने साथ हुए सारे हादसे के बारे में बताया। इस पर वो आदमी उन्हें मदद का वादा करके उन्हें उसी जगह रुकने का बोलकर वापस लौट गया। फाइनली 2 दिन बाद नांदो ने देखा कि उनकी मदद के लिए आर्मी की टीम उनकी तरफ आ रही है। नांदो ने एक बार फिर उसके और उसके साथियों के साथ हुए हादसे के बारे में टीम को बताया, और ये भी कि उसकी साथी कहाँ है और किस हाल में है। आखिरकार वो घड़ी आई जब 72 दिन के बाद नांदो और उसके साथियों को उस नरक से बाहर निकाल लिया गया। ये खबर अखबार की सुर्खियां बनी। पूरी दुनिया में इस सर्वाइवल का जश्न मनाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने इनके नरबख्शी होने का विरोध किया, लेकिन शायद वो ये खुद भी जानते थे कि सर्वाइवल की इस लड़ाई में नांदो और उसके साथियों ने जो भी किया वो एकदम सही था। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि नांदो और उसके साथियों ने जो किया वो सही था या नहीं, और आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही कुछ रहस्यमय और रोचक घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे मिस्टीरियस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।